अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे जी। न्यूज़ की तरफ चलेंगे, लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि आज संडे है। संडे को आईपीएल के कई मैचेस चल रहे होंगे और डेफिनेटली हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर हम लोग यूट्यूब वीडियोस कब देखें और मैच कब देखें। तो मैं ये कहूंगी थोड़ा थोड़ा मैच देखें, थोड़ा थोड़ा वीडियोस देखें, तो आप लोगों को ये कि आप लोग अपडेट भी रहेंगे और न्यूज़ को लेकर भी अपडेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैच ही मैच देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो सभी को मालूम है कि आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, तो उस वजह से जरा यूट्यूब की तरफ जो है लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आराम आराम से आ रहे हैं। लेकिन खैर बाहर हमें तो क्योंकि न्यूज बनानी है तो हमने बनानी है, अब क्या किया जाए। सबसे पहले जी बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब गए जिनके के यानी कि आप जानते हैं एमबीएस को, मोहम्मद बिन सलमान को जी, उन्होंने कई कंट्रीज के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी हैं। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि जून के मिड तक जो है वो ये वीजा नहीं मिलेंगे। ना तो उम्र के लिए वीजा मिलेगा, ना ही कोई जॉब के लिए जा सकता है, और ना ही फैमिली वीजा जो है वो सऊदी अरब इशू करेगा। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि क्योंकि हज आने वाला है और हज में काफी ज्यादा रश हो जाता है, उसकी तैयारियों की वजह से और कई दूसरी रीजंस की वजह से जून तक के लिए जो है वो वीजास बंद कर दिए गए हैं। और जो लिस्ट एक इशू की गई है कंट्रीज की, उनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। खैर आप लोग इतने खुश ना होइए, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत का नाम भी है और इस बार भारत भी उस लिस्ट में शामिल है कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो भी जनाब नहीं जा सकेंगे और जून तक नहीं जा सकेंगे। और उसके बाद जो है कहा गया है कि दोबारा से हमेशा की तरह जैसे वीजा मिल जाते हैं तो वो वीजा मिल जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक के लिए थोड़ा सख्ती की गई है। और पाकिस्तान की तो खैर कई तरह के इश्यूज हैं, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर भीख मांगने का इशू भी है, यहाँ पे भिखारियों का इशू भी है, और कई तरह के वजह की वजह से, कई तरह के रीजंस की वजह से पाकिस्तान के ऊपर तो अक्सर ही इस तरह की पाबंदियां जो है वो लगा ही करती हैं। और इसलिए शायद लोगों को यहाँ पे काफी हद तक कह लीजिए इस बात की आदत भी हो गई है कि ये वीजाज जो है वो बंद होते रहते हैं, ना सिर्फ सऊदी अरब के बल्कि कई दूसरी कंट्रीज के। बात की जा रही है बार बार जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, और उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उसके ऊपर बात की जा रही है। और कई तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि जितना टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर लगाया है, क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, क्या पाकिस्तान दे पाएगा। तो जी पाकिस्तान की फिक्र मेरा ख्याल है तमाम लोग ना करें, इसलिए कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस हाल को है ये बात तो सभी जानते हैं। तो फिर ये कहना कि पाकिस्तान क्या करेगा, तो यकीनन पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता। और मगर ये जरूर है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, उसके साथ साथ जापान और चाइना और कई दूसरी कंट्रीज जो है वो इस वक्त शोर मचा रही हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया है उससे यकीनन बहुत ज्यादा नुकसान जो है उन लोगों को उठाना पड़ेगा, या चीजें जो है बहुत ज्यादा महंगी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उसको शायद उन्होंने प्रोमोट करने के लिए लोग कह रहे हैं कि ऐसा किया गया है, लेकिन सिर्फ अमेरिकन प्रोडक्ट के प्रोमोट होने की बात नहीं है। चाइनीज प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, हर चीजें हमें मेड इन चाइना मिलती है, हालांकि हम ढूंढते फिरते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमें मेड इन चाइना ना लेना पड़े, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, टीवी हो, या कुछ भी, हर चीज के लिए लोग कोशिश करते हैं मेड इन चाइना ना ले। लेकिन पाकिस्तान में मेड इन चाइना सामान भरा पड़ा है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना ये फैसला जो है वापस लेना पड़ जाए और ये टैरिफ जो उन्होंने लगाया है वो उसको लेकर ज्यादा देर तक आगे ना जा सके। इसलिए कि जाहिर है जब इतना शोर शराबा होगा, इतना उधम मचेगा, तो फिर जो है वो बात इसी तरह की होगी। खैर बात हम करेंगे एक बार फिर जो है वो इजराइल को लेकर। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि इजराइल को लेकर कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो जी बड़े गुस्से में हैं, और इसीलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि वो नेतन्याहू और कई लोग जो हैं उनको बुरा भला सोशल मीडिया पर भी कहा जाता है गजा को लेकर और कई दूसरे रीजंस की वजह से। तो हम आपको ये बताते चलें, बल्कि नाम भी मैं बता देती हूँ, आलमी मुस्लिम उम्मा इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं जी, और अल कुर्दागी ऐसे करके कुछ नाम है उनका, अल कुर्दागी जी, उन्होंने कहा है कि इजराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया है। जी हाँ, इजराइल के खिलाफ उन्होंने जिहाद का फतवा जारी किया है, और उनका कहना ये है कि इजराइल के खिलाफ जो है वो जिहाद होना चाहिए। दुनिया के तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको उनके उनके लिए उन्होंने, उनके मुस्लिम उम्मा के लिए, यानी कि उन्होंने ये अपना जो मैसेज है वो उन्होंने दिया है और कहा है कि सबको ये कहा गया है, मुस्लिम उम्मा यानी कि जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम एक जगह हो जाएं और उसके बाद ऐलान जिहाद कर दें इजराइल के खिलाफ।
साथ साथ कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने बोले वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। इस्लामी ममालिक पर लाजिम है कि वो फौरी तौर पर इजराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई करें। जी हाँ, उनका कहना है कि जी फौजी कार्रवाई जो है वो फौरी तौर पर इजराइल के खिलाफ हो जानी चाहिए। इजराइल को हर तरफ से घेर लेना चाहिए, जमीन, समंदर, फजा, पानी के रास्ते, और इस्लामिक ममालिक की यानी इस्लामिक कंट्री की जो फजाई हदूद सब उसके लिए बंद हो जानी चाहिए। यानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी है वहां से इजराइल जो है वो अपने प्लेन ना तो ला सके ना ले जा सके, इस तरह की बात भी उन्होंने। इजराइल को तेल, गैस या किसी भी किस्म की तवानाई एनर्जी देना जो है वो हराम करार दिया गया है इंसाफ की तरफ से। उसके साथ ही फलस्तीन मजम्मत की तरफ से फलस्तीनी मजम्मत की हर तरह से मदद करना फर्ज, यानी कि फलस्तीन के जो लोग हैं उनकी हर तरह से मदद करनी है, चाहे फौजी हो, माली हो, सियासी हो या कानूनी। उसके बाद ये जो पांचवा पॉइंट उन्होंने दिया है वो ये कि इस्लामी ममालिक के दरमियान एक फौजी इत्तेहाद बनाना जरूरी है ताकि जो है वो जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको डिफेंड किया जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके। तो तमाम इस्लामिक कंट्रीज मिलकर एक फौज बना लें। इजराइल के साथ किसी किस्म के नॉर्मल ताल्लुकात रखना, यानी कि किसी किस्म के रिलेशंस रखना, टर्म्स रखना इजराइल के साथ, वो हराम है। तो मुझे पूछना ये था कि ये बात उन्होंने क्या एमबीएस को बताई है, जो वो बार बार कहते हैं कि इजराइल के साथ अपने टर्म्स ठीक करेंगे, इजराइल के साथ ट्रेड भी करेंगे, इजराइल में अपना एम्बेसी भी होगी और कई दूसरी बातें जो अक्सर एमबीएस कहा करते हैं। क्या उन्होंने एमबीएस को ये बात बताई है? लेकिन बहरहाल ये बात भी की गई है। साथ ही जो अरब कंट्रीज, यानी कि जो अरब कंट्रीज जो है इजराइल से अमन मुआहदा कर चुके हैं, इन्हें खुद जायजा लेना होगा और इन जो अमन के लिए जो उन्होंने यानी एग्रीमेंट किए हैं उसको कैंसिल करना होगा। गजा के लोगों की मदद के लिए माली जिहाद फर्ज है, सरहदें फौरन खोल दी जाएं। उनका कहना यह है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपने जितने बॉर्डर्स हैं उसको ओपन कर दें और अगर गजा की तरफ से कोई वहां पर आना चाहता है तो उनको आने दिया जाए। अमेरिका में रहने वाले मुसलमान हुकूमत पर दबाव डालें कि वो इजराइल के हमले बंद करवाए। जी हाँ, ये भी जो है इन साहब का कहना है और टोटल ये एक लंबी लिस्ट थी जो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की कि जी अब इजराइल के खिलाफ जो है वो जिहाद की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिहाद तो खैर हम हर वक्त ही करते रहते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वैसे ये साहब पाकिस्तानी नहीं है, ये भी बता दूं, तो आप ये ना समझे कि कभी कि आपको लगे कि शायद ज़ैद हामिद साहब के कोई रिलेटिव्स हैं, कोई उनके फुप्पड़ शुप्पड़ या कोई इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं था। और ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज को जो है वो अपने साथ मिलाने के लिए और अपनी तरफ लाने के लिए और इस तरह का एक फतवा जो है वो जारी किया गया। अब कहाँ तक कोई इस पे अमल करेगा या नहीं करेगा मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी की जितनी कंट्रीज है वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने यूनिटी दिखाते हैं वो तो आपको पता ही है। और फिर ये कि इजराइल के पीछे सारे हाथ धोखे क्यों पड़ गए, सीधी बात है। अमेरिका से बात करें और जो एक जंग चलती आ रही है जो कि जाहिर है हमास ने शुरू की थी, उसको रोकना, उसको खत्म करना या उसके लिए जो भी हाल है वो बड़ी कंट्रीज मिलकर कर सकती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो या फिर वो भारत हो। क्योंकि ज़ाहिर जहां पे बड़ी कंट्रीज की बात आती है वहां पर आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस तरह की कई बार पीएम मोदी ने भी बात की है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को भी रुकवाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से वो यहाँ पर जो एक जंग चल रही है, एक लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास या इजराइल और फलस्तीन गजा के दरमियान, उसमें भी मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकता है। दूसरी तरफ जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आप जानते हैं कि जिस हालत में है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ से भी आवाजें उठती रहती हैं और कई बार मैंने सुना है अपने मेरे जो भारतीय दोस्त हैं उनसे भी कि जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो भी अक्सर कुछ इसी किस्म की बातें किया करते हैं, जी गजवाए हिंद करनी है। तो जी अगर गजवाए हिंद करनी है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अगर गजवाए हिंद वाकई में सीरियसली सोच के रखा है और इनको लगता है कि गजवा हिंद कर देनी चाहिए, तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। वैसे भी देखें ना, इकोनॉमी हमारी पहले ही खराब है। हमारी इकोनॉमी की वो हालत है कि हम कहते हैं भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो वाली हालत हुई हुई है कि हमें कहा जा रहा है कि नहीं हम गजा वालों की मदद करें तो हम कभी अफगानिस्तान की मदद करें तो कभी हम खुद की मदद करने के काबिल नहीं है तो हम किसी दूसरे की मदद क्या करेंगे। तो उसमें हो ये सकता है कि पाकिस्तान से लोग जो है वो गजवा हिंद की तैयारी करनी शुरू कर दें। उसका फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या होगा।
अगर हमने गजवा हिंद कर दिया और भारत को हमने पकड़ धकड़ के अपने साथ मिला लिया, वैसे तो बड़ा शौक है ना मोदी जी को भी कि अखंड भारत करने का, तो वो अखंड भारत के बजाय जो है अगर हम गजवा हिंद कर दें, यानी कि इससे पहले कि मोदी जी आकर हमारे ऊपर कब्जा करें, हम ही जाके कब्जा कर लेते हैं, उससे होगा ये कि जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है, आप लोग गौर से सुनिएगा, मैं सही बता रही हूँ, मतलब कोई मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है, उसके ऊपर जो है वो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के, और उससे होगा ये कि पाकिस्तान जो हर वक्त अपनी इकोनॉमी को रोता रहता है कि जी कभी हमें IMF जाना पड़ता है, कभी वर्ल्ड बैंक जाना पड़ता है, कभी कहीं और कभी कहीं, तो वो हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, और वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो भारत ने जमा की है, मोदी जी ने और बाकी उनके लोगों ने, वो सारी की सारी हमारी हो जाएगी, ठीक है। जब हम गजवा हिंद करेंगे, पूरा भारत पे हम कब्जा कर लेंगे एक बार, फिर हमारी हुकूमत होगी, ठीक है ना, अजीमुशान शहनशाह फरमारवा। तो उसके बाद ये होगा कि खैर उस वक्त तो ऐसे ऐसे पंखे लगे होते थे, अब तो खैर एसी वैसी चलेंगे। तो बात सारी ये कि वो जो इकोनॉमी इन्होंने अपनी बनाई है बड़ी, कहते जा रहे होते हैं ना, हर वक्त बोलते रहते हैं हम लोगों को खामा खाई, मतलब कोई बात नहीं भी हो रही होगी ना, किसी इंडियन से बात कीजिए, चाहे फोन पे कीजिए चाहे शो में कीजिए, कोई बात नहीं भी हो रही तब भी कहेंगे हमारी इकोनॉमी तो जी चौथे नंबर पे जाने वाली, हमारी इकोनॉमी तो जी तीसरे नंबर पे जाने वाली वर्ल्ड के। तो बस ठीक है, आपकी इकोनॉमी हो गई ना, अब वो इकोनॉमी हो जाएगी हमारी जब हम गजवा हिंद करेंगे। लेकिन बहरहाल इस तरह मेरा ख्याल है लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कम से कम, इसलिए कि हर प्रॉब्लम का एक ही हल है और वो है गजवा हिंद, और उसके सारी इकोनॉमी हमारी हो जाएगी, इसलिए कि काम हम लोगों ने करना कोई नहीं है, ट्रेड हमने करनी नहीं, हमसे कौन ट्रेड करेगा आप ये बताइए ना। यहाँ पर कोई ट्रेड करने के लिए आता है, बेचारे वो चाइना वाले आए थे, तो इंडिया को वैसे भी हमारा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हमने उनके दुश्मन, उनके कब से दुश्मनी चल रही है उनकी चाइना से, ये और बात है ट्रेड व्रेड कर रहे हैं लेकिन पसंद तो नहीं करते एक दूसरे को। हमने चाइना की इंट से इंट बजा दी, हमने उससे सीपैक पे इतना पैसा लगवाया कि अब चाइना जो है वो रोने लगा है। मैंने तो सुना है शी जिनपिंग जो है वो कहीं छुप गए जाकर, और जैसे ही वो सुनते हैं पाकिस्तान से कोई आए तो रूम से नहीं निकलते। लेकिन बात सारी ये है कि वो उनका भी हमने फट्टा बिठा दिया। उसके बाद आ जाते हैं जी अमेरिका। अब अमेरिका की हालत देखिए कि वो टैरिफ लगा के अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का वो बुरा हाल हमने कर दिया। आप खुद सोचिए, दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जो 26 बार जो IMF गई होगी? पाकिस्तान ही गया ना सिर्फ, या हो सकता है कोई एक आध कंट्री कोई और आप लोग कोई निकाल के ले आए, लेकिन मैंने नहीं सुना। पाकिस्तान गया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक का तो खैर हमने काउंटिंग ही छोड़ दी है, इतनी बार गए कि वर्ल्ड बैंक वाले जो है वो भी अब उर्दू बोलने लग गए हमारी तरह। उनकी एकदम फर उर्दू जो है ना वो शुरू हो गया, उर्दू हिंदी में बात करते हैं वो, अरे तुम लोग फिर आ गया पैसा लेने, तो ऐसे करके वो बात करते। तो बात सारी ये कि हमने जो है वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहा करता था और बहुत अकड़ता था कि जिनके पास बड़ा पैसा है, जाहिर है जिसके पास पैसा होता है सुपर पावर तो वही होते हैं। हमने उनकी बैकबोन तोड़ दी है अभी तक, यानी कि हमने अभी तक उनको इस हाल पे ले आए हैं कि अब वो टैरिफ लगा कर जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके साथ वो कह रहे हैं कि जी जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स उनके यहाँ हैं उनको भी बाहर निकाल देंगे। उन्होंने पहले तो कहते थे आओ जी आओ, हमारा खुद आधा खानदान वहीं बैठा हुआ है। लेकिन बात सारी ये, बल्कि आधा पाकिस्तान वहां बैठा हुआ है। पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं इतने ही अब अमेरिका में भी रहते हैं, और अमेरिकन वहां पे कम हो गए और हम लोग ज्यादा हो गए। यही हाल हमने इंग्लैंड में और यूरोप में भी कर रखा है। लेकिन बात सारी ये कि अब हम इसके लिए भी लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि अमेरिका को भी हमने, जिसे कहते हैं ना, मट्टी चटा दी है। इतना हमने उनसे पैसा लिया, इतना पैसा लिया, और जब पैसा ले लेकर हम मतलब हमें लगा के थकने लगे, कुछ और काम भी होना चाहिए, तो हमने अपने लोग किसी ना किसी तरीके से अमेरिका में पहुंचाने शुरू कर दिया। अब जाहिर है इलीगल तौर पे जाएंगे और कैसे भी जाएंगे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आ गए, लेकिन उनका कहना है कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। ये मैं बता दूं, हो सकता है भारतीयों को भेजा उन्होंने, कोई बताया 18,000 या 20,000 के करीब भारतीय जो है वो पकड़े गए हैं, और या उन्हें बताया गया कि जी ये इलीगल थे, और मोदी जी ने कह भी दिया कि भेज दो। पाकिस्तान की अभी तक कोई नंबर उन्होंने बताया नहीं, अमेरिका ने कुछ नहीं बताया, इसलिए कि पाकिस्तान उनके हत्थे ही नहीं चढ़ रहा है कोई पाकिस्तानी कि वो बता सकेंगे जी कितने हजार जो है यहाँ पे इलीगल है और कितने भेजे जाएंगे। और ना ही हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि भेज दो, ठीक है। ये तो मोदी जी का ही है कि बता भारे को बोल देते हैं कि लाओ लो, अच्छा हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स है तुम्हारे पास, लाओ हमारे यहाँ भेज दो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं कहती। हमारी गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे तो खुद को खाने के लिए जहर खाने के पैसे नहीं है, आप लोग और लोगों को भेज देंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे। तो जाहिर है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का कोई नंबर कोई फिगर आया नहीं। हाँ, ये गल्फ वाले इस्लामिक कंट्रीज का तो आपको पता ही ना, इस्लामिक कंट्रीज जिसे कहते हैं ना,
وہ उनसे ज्यादा सेल्फिश लोग मैंने नहीं देखे। वो पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को निकालते हैं, उसके बाद बताते भी हैं जी 4,000 निकाल दिए, 5,000 निकाल दिए जी, भीख मांग रहे थे। अरे भीख ही मांग रहे थे ना, कोई पैसा छीन थोड़ी रहे थे, किसी से कोई डाका चोरी थोड़ी कर रहे थे, कोई बैग स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग थोड़ी कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। किसी ने देनी है दे, नहीं देनी है ना दे। इतनी मेहनत लगती है भीख मांगने में, लोगों को पता नहीं है। काम करने में क्या जी, काम किया और उसके बाद जी पैसे आ जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन भीख मांग कर जो काम कर रहे होते हैं उनसे भी ज्यादा पैसा कमाने का जो आर्ट है वो हर एक में नहीं होता। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि हम तो लोगों की आंखों में खटकते हैं। 1947 से लेकर आज तक हम दुनिया की आंख में खटक ही रहे हैं। अब जब खटक ही रहे तो फिर खटकने दो भैया। वो कहते थे ना खड़कने, खड़क एक वर्ड होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, जो खड़क सिंह खड़केगा तो खड़केगी खिड़की। मतलब इस तरह का कोई शेर था, मुझे सब याद नहीं आ रहा। आप लोगों को आए तो मुझे बता दिएगा, कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन खैर, मैं बात बहुत सीरियस कर रही थी और मैं ये कह रही हूँ कि जी अमेरिका जो है, अमेरिका की भी हमने जैसे कहते हैं ना हालत खराब कर दी, उनसे लोन ले लेकर कि अब उनको समझ में नहीं आता। अब हमारे लीडर्स या हमारे कोई भाई लोग वगैरह वहां जाते हैं तो तो शक्ल देखते के साथ ही वो कहते हैं कि भाई इनके लिए फौरन ही कोई पैसे वैसे का बंदोबस्त करो डॉलर्स का, इसलिए कि वही लेने आए होंगे, खैरियत वैरियत पूछने के लिए तो आते नहीं है। तो बहरहाल हमने इस तरह से कर करके, आप जानते हैं कि हमने दुनिया में हमने बड़ा नाम कमाया है। और हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर है आजकल, शहबाज शरीफ साहब, इनके लिए भी कहा जाता है ना कि इनकी वीडियो बड़ी वायरल थी जिसमें ये कह रहे थे कि जी मैं मांगने नहीं आया हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मजबूरी है और सही ही बता रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का भी हाल ये कि हर दूसरे दिन लगता है कि ऐसा ना हो इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट की कोई डील हो जाए और इनको कहा जाए कि चले जाए। बेचारे जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन से ही अपना बैग पैक करके बैठे हुए कि न जाने कब ये ऑफिस छोड़ना पड़ जाए और पीएम हाउस से निकलकर वापस अपने घर जाना हो। पाकिस्तान में काफी चेंजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान में लोग बात करना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में लोग फौज को और एस्टैब्लिशमेंट को और कई तरह के इदारों को क्रिटिसाइज करना भी शुरू हो गए हैं। यानी कि पहले ये सब कुछ हुआ करता था पहले भी, लेकिन शायद लोग हल्के हल्के बोला करते थे, छुपके बोला करते थे। अब लोग खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू हो गया और शायद यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबके सब हमें कुछ इमरान खान के बकौल घबराए घबराए से नजर आ रहे हैं। और अगर हम बड़े लीडर्स की बात करें जिसमें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, तो जी मौलाना साहब का भी एक क्लिप जो है वो काफी वायरल हो रहा है और उसमें मौलाना साहब ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। पे आना हराम है, हराम आइन के। तो ये तो आज DGISPR ने भी कहा है। फौज का सियासत में आना हराम है, फिर उसके बावजूद फुल सियासत वो करती है, तमाम सियासत पे कब्जा कर लेती है, तमाम सियासी फैसले वो करती है, कानून साजी तक में मुदाखलत करती है। फौज नहीं करती, खुफिया एजेंसियाँ करती हैं, उनके ज़रिए से आती हैं ताकि हमारा भरम जो है वो रहे। फिर उसके बाद आप कहते हैं जी आप उस पर तनकीद ना करें। तो जब सियासत, याद रखें, जब फौज सियासत में आएगी तो सियासत भी फौज में जाएगी, फिर गिला ना करें। जी हाँ, ये थे मौलाना फजलुर रहमान। वैसे तो खैर मौलाना साहब की बातें अक्सर काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और पहले तो मैं इतनी मौलाना साहब की कोई फ़ैन नहीं थी, लेकिन अब मैं यकीनन मौलाना साहब की फ़ैन होती जा रही हूँ कि जिस तरह से मौलाना साहब बढ़ बढ़कर बात कर रहे हैं, मौलाना साहब बढ़ बढ़कर आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़ौज को फ़ौज का काम करना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी का काम करना चाहिए और वहीं तक रहना चाहिए। तो यकीनन मैं और मेरे जैसे बहुत से जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और दूसरे लोग जो हम लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, जिस पर अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तक इसको मारा कैसे नहीं, अभी तक इसको उठा के क्यों ना ले गए। मतलब वो लोग जिनको के ये चाहिए कि वो हमें अप्रिशिएट करें, हमें कहें कि जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, अपनी जान जोखों में डाल रहे हैं, वो लोग उठकर ये बोल रहे होते हैं कि ये अभी तक मर क्यों नहीं गए, इनको अभी तक मार क्यों नहीं दिया। मतलब अजीब अजीब बातें हम सुनते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो नेगेटिव आपके बारे में बोलते रहेंगे, तो उनको बोलने देना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि मौलाना साहब को यकीनन यहाँ पर उनके लिए दाद बनती है कि उन्होंने साफ साफ कहा, साफ साफ बात की और उनका यही कहना है कि ये जिस तरह से फौज हर चीज में इंटरफेयर करती है पाकिस्तान में, वो नहीं होना चाहिए। और अभी तक ये बात सब ढकी छुपे अल्फाज में कह रहे थे। अब बड़े बड़े लीडर्स जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तफा नवाज खोखर साहब और कई दूसरे लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं। सरदार अख्तर खान महंगल साहब भी बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है।
اور آپ جیسے کہ حالات دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے جو بنے ہوئے ہیں، بلوچستان کی جو حالت کر رکھی ہے، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہے یہ بھی سبھی جانتے ہیں. ویسے تو ہمارے یہاں کوئی ٹرین ٹائم پر نہیں آتی، لیکن ایک اکلوتی ٹرین جو جعفر ایکسپریس ٹائم پر آئی تھی اس کو BLA والے لے گئے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آج سے پھر پاکستان میں ٹرینز جو ہیں وہ میرے خیال ہے ٹائم پر نہ ہی آیا کریں تو اچھا ہے. لیکن باقی بات ساری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، کسی طریقے سے کوئی لیڈر ایسا لانا ہوگا جو کہ پاکستان کو صحیح راستے پہ چلا سکے، صحیح ٹریک پہ لے کے جائے. فوج کو اپنا کام کرنا ہوگا، اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا، نہ تو سیاست میں انٹرفیئر کریں، نہ ہی پالیٹکس کے اندر آنے کی کوشش کریں، نہ فائنینس چلائیں اور نہ ہی مختلف اداروں میں جا کر بیٹھ جائیں. جیسے ہی آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے جو کہ سیکیورٹی کا ہے صرف، اس کے ساتھ ہی آپ کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے، جو رسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ختم ہو گئی ہے، وہ واپس آ جائے گی. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے رسپیکٹ لینی ہے یا آپ نے اسی طریقے سے لوگوں کو، اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو بولنا آ گیا ہے اور اب لوگ جو ہیں چپ ہونے والے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، ایجنسیز کو بھی، فوج کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. اپنی عزت بچائیے اور اپنے کام سے کام رکھیے، ملک کے لیے کام کیجیے، اکانومی کو بہتر کیجیے. اور اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کرٹیسزم کو سنیے. ہر بات میں یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ تو پاگل ایسے بول رہا ہے، تو وہ کہنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ آپ کو اس لیے بھی کرٹیسائز کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اور ورنہ دیکھیے پاکستان کا کیا حال ہے. ایک بار پھر پاکستان کا پاسپورٹ بدترین پاسپورٹ کی لسٹ میں ہے، اور اس کا ریزن پاکستان کی پبلک نہیں ہے، پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کو لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، گراتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے. یہ سب کچھ انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ آپ کے پاس بچا نہیں ہے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.